Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit and today we will continue the chapter Indian Democracy. ठीक है, ये पार्ट 2 है एक्चुअली. इससे पहले एक पार्ट आया था जो कि YouTube पे अपलोडेड है, वो पहले आप कंटिन्यू देखना, उसके बाद ये वाला पार्ट कंटिन्यू करना. ठीक है, तो लास्ट क्लास में या फिर पार्ट 1 में हमने देखा था कि इंडियन डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी का टर्म है, वो टर्म का मतलब क्या है. ठीक है, इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे प्रैक्टिस करते हैं हम, और इंडिया में डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में क्या रिलेशन है, ये भी हमने देखा था. ठीक है, तो आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो हमने प्रीएम्बल डिस्कस किया था कि प्रीएम्बल क्या होता है. प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन होता है. ठीक है, और प्रीएम्बल में कुछ टर्म्स थे, उस टर्म्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ड्राफ्टिंग कमिटी का मतलब क्या है. जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन को राइटिंग, स्ट्रक्चरिंग और उसको फाइनल शेप देने के लिए एक कमिटी बनाया गया था, जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी. ठीक है, वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है. दैट मीन्स ये प्री वर्जन है, फाइनल वर्जन नहीं है. ठीक है, तो उनका जो मेंबर्स थे, वो कमेटी का जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे. पहले तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, वो चेयरमैन थे. एंड गोपाला स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव एंड डीपी खैतान. ठीक है, ये जो मेंबर्स थे, 7 मेंबर थे. इनका नाम आप थोड़ा याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछ देते हैं कभी कभी. ठीक है, कुछ याद ना रहे तो आप ये चेयरमैन वाला याद रखना. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं. देखो, द सिग्निफिकेंट वर्ड इन द प्रीएम्बल आर सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. ये जो टर्म्स है, इसके बारे में एक एक चीज हम देखेंगे. ठीक है, पहले हम प्रीएम्बल देख लेते थोड़ा. देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity. In our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves the constitution. ठीक है, ये तो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल. इसमें कुछ टर्म्स है, जैसे सोवेरेन का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सेक्युलर का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है एंड रिपब्लिक का मतलब क्या है. तो एक एक टर्म को हम डिटेल डिस्कस करेंगे. और लास्ट में आप देखना, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था. ये भी डेट आपको याद रखना होगा. ठीक है, तो देखो, अब सबसे पहले सोवेरेन का मतलब क्या है. इंडिया इज ए सोवेरेन स्टेट. सोवेरेनिटी इज द सुप्रीम एंड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट. ठीक है, अच्छा, सोवेरेन का मतलब क्या हम देखते हैं थोड़ा. ठीक है, इन अदर वर्ड, एक्सटर्नली इंडिया इज नॉट सबऑर्डिनेट टू एनी फॉरेन पावर, नॉर इज इंडिया डायरेक्टेड बाय एनी अदर फोर्स इंटरनली. मतलब क्या है सोवेरेन का. सोवेरेन का मतलब है इंडिया इज ए फुल्ली इंडिपेंडेंट स्टेट. ठीक है, यहाँ पे जो आप स्टेट देख रहे हो ना, स्टेट का मतलब है नेशन. ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके आपको लिख देता हूं यहाँ पे. ये जो स्टेट है, स्टेट दैट मीन्स नेशन, कंट्री. ठीक है, और सोवेरेन का मतलब क्या है, इंडिया एक फुल्ली इंडिपेंडेंट है. फुल्ली इंडिपेंडेंट है, बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली. मतलब क्या है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है और इंडिया कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फिर इंटरनल फोर्स से कंट्रोल नहीं किया जा सकता. अब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, देखो, पहले क्या होता था, इंडिया ब्रिटिश के अंडर था, नियरली 200 ईयर्स आपने देखा होगा. तो वो होता है एक्सटर्नल पावर, इंडिया ब्रिटिश के अंडर था. लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद इंडिया एक फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री है. अब वो ब्रिटिश के अंडर नहीं है और कोई भी कंट्री का अंडर नहीं है, कोई भी फॉरेन कंट्री का अंडर नहीं है. वो होता है एक्सटर्नल. और इंटरनल क्या होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है इंडिया पे. इंडिया के जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है. कोई भी कम्युनिटी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सुप्रीम नहीं हो सकता. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और
इंडिया का जो पीपल है वो सुप्रीम है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो सोवरेन दैट मीन्स इंडिया इज फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री, और इंडिया कोई भी फॉरेन पावर के अंडर पे नहीं है, कोई भी इंटरनल पावर के अंडर भी नहीं है। इंडिया का जो मेन पावर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पीपल। ठीक है, अब देखो यही बोला, इन अदर वर्ड एक्सटर्नली इंडिया इज नॉट सबॉर्डिनेट टू एनी फॉरेन पावर। जैसे हम ब्रिटिश का अंडर था, अब कोई भी फॉरेन पावर के अंडर हम नहीं है। ठीक है, और डायरेक्टेड बाय एनी अदर फोर्स इंटरनली, और इंटरनली भी हमारे बाउंड्री के अंडर भी किसी के पास इतना पावर नहीं है कि इंडिया को चला सके, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और इसके लोग ही इंडिया को चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट। The word was incorporated in the preamble through the 42nd Constitutional Amendment in the year 1976. ठीक है, तो पहले आप ये जान लो कि सोशलिस्ट जो टर्म है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 1976 में एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। दैट मीन्स देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को हर बार अमेंड करते हैं। अमेंड मतलब कुछ ऐड करते हैं, उस पे कुछ डिलीट करना हो, कुछ ऐड करना हो, कुछ ऑल्टर करना हो। ठीक है, तो ये 42nd अमेंडमेंट था जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होना स्टार्ट हुआ, वो 42nd नंबर पे इसको इंडिया पे ऐड किया गया। इंडिया का जो प्रियम्बल है उस लिस्ट में सोशलिस्ट टर्म को ऐड किया गया। ठीक है, द वर्ड सिग्निफाइज दैट देयर शैल नॉट बी इनइक्वालिटी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया इन रिगार्ड्स टू देयर इनकम, स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दैट मीन्स देखो, सिंपल सी बात है, इंडिया का जो लोग है उसका इनकम कुछ भी हो, उन इनकम हाई हो, इनकम लो हो, स्टेटस कुछ भी हो, हाई स्टेटस वाला लोग हो, लो स्टेटस वाला लोग हो, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कुछ किसी का स्टैंडर्ड बहुत हाई है लिविंग, एंड किसी का लिविंग करने का स्टैंडर्ड बहुत लो है। कुछ भी हो, लेकिन इंडिया में इनइक्वालिटी नहीं रह सकता। ठीक है, इंडिया के जितने पीपल है वो सब इक्वल है। ठीक है, अगर किसी का इनकम ज्यादा हो, किसी का इनकम कम हो, तो भी वो इक्वल है। स्टेटस किसी का ज्यादा हो, स्टेटस किसी का कम हो, वो भी इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से। ठीक है, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट है एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके मुताबिक सब लोग इक्वल है। ठीक है, उसके बाद देखो, ऑल द वेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वुड बी नेशनलाइज्ड। देखो, इसमें थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। वेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए जो भी हमें चाहिए। अच्छा, प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए? जैसे आपको यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। जैसे रिसोर्स चाहिए हमको प्रोडक्शन करने के लिए, नेचुरल रिसोर्स चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? लैंड चाहिए, और क्या चाहिए? मशीन चाहिए। तो ये तो सब प्रोडक्शन करने के लिए जो मीन्स है या फिर वेज है। ठीक है, ये यहां पे लिखा गया है कि ऑल द वेज एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वुड बी नेशनलाइज्ड। ठीक है, ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो, एक्चुअली ये जो सोशलिस्ट आपने देखा, ये दो टाइप का होता है। एक होता है कम्युनिस्ट, एक होता है डेमोक्रेटिक। एक होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म, एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म जो है ना, वो चाइना में प्रैक्टिस करते हैं जैसे, और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, हमने देखा जितनी भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें जो भी चाहिए, जैसे इंडस्ट्रीज चाहिए, मैं एग्जांपल लेता हूं इंडस्ट्रीज का। जैसे हमें इंडस्ट्रीज चाहिए, अगर कम्युनिस्ट सोशलिज्म हुआ तो जितना भी इंडस्ट्रीज होगा वो स्टेट कंट्रोल करेगा। स्टेट दैट मीन्स नेशन, गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करेगा हर एक इंडस्ट्रीज को। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या है? ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या है कि इंडिया में जो इंडस्ट्रीज होगा, इंडिया में जो भी इंडस्ट्रीज होगा वो कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा और कुछ प्राइवेट जो इंडिविजुअल है वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली है सोशलिस्ट का मीनिंग। दो टाइप का सोशलिज्म है, एक होता है कम्युनिस्ट और एक होता है डेमोक्रेटिक। तो हमारे इंडिया पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है,
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सोशलिज्म शैल बी स्टैब्लिश्ड थ्रू द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम। ठीक है, सोशलिस्ट हम कैसे बन सकते हैं? इंडिया का जो भी नेशनल इनकम होगा उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, लोगों के रिच पीपल के बीच में एंड पुअर पीपल के बीच में। दैट मीन्स यहां पे एक सिंपल वर्ड आता है जो मैं आपको बताता हूं, रिच आर नॉट टू रिच। ठीक है, एंड पुअर आर नॉट लेफ्ट टू पुअर। इसका सिंपल से यही मीनिंग है कि हमारे जो नेशनल इनकम है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, रिच पीपल एंड पुअर पीपल के बीच में। ऐसा ना हो कि रिच पीपल ज्यादा ही रिच हो जाए और पुअर पीपल ज्यादा ही पुअर हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, एंड द मिक्स्ड इकोनॉमी, यही मैंने बोला, मिक्स्ड इकोनॉमी। दैट मीन्स इकोनॉमी का एक भाग गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा और एक पार्ट प्राइवेट ओनर जो इंडिविजुअल है वो कंट्रोल करेगा। चाइना की तरफ नहीं है। चाइना में हर एक इंडस्ट्रीज हो गया, आपका जितना भी इंडस्ट्रीज है वो गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करता है। ठीक है, चाइना का जो गवर्नमेंट है वो खुद कंट्रोल करता है। लेकिन इंडिया में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारे कुछ इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा और कुछ इंडस्ट्रीज को जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके बाद है सेक्युलर। सेक्युलर, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। अब सेक्युलर का मतलब क्या है? देखो, देयर शैल नॉट बी एनी ऑफिशियल और स्टेट रिलीजन इन इंडिया। दैट मीन्स स्टेट, दैट मीन्स नेशन। इंडिया का खुद का कोई भी रिलीजन नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आप मान सकते हो पाकिस्तान में इस्लाम जो है वो उनका स्टेट रिलीजन है, नेशन का रिलीजन है। जैसे इंग्लैंड, यूके में क्रिश्चियनिटी उनका स्टेट रिलीजन है। लेकिन इंडिया पे कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। ठीक है, इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट all the religions are equal and as such there shall not be any discrimination among the religion। ठीक है, गवर्नमेंट के आंखों में, इन द आई ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स गवर्नमेंट के एंगल से आप देखो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से आप देखो, कोई सब रिलीजन इक्वल है। कोई भी रिलीजन हायर नहीं है, कोई भी रिलीजन लोअर नहीं है। ठीक है, और ये जो रिलीजन है, इन जैसे आप इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, जैसे हिंदुइज्म है, उसके बाद इस्लाम है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी है, उसके बाद सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है। तो इन सब रिलीजन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट हर एक रिलीजन को इक्वली देखता है और जितना भी उनका स्कीम्स है गवर्नमेंट का वो सब रिलीजन को बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, it is to be noted that this word was inserted in the preamble of the constitution by the 42nd constitutional amendment act। तो ये जो पर्टिकुलर टर्म है सेक्युलर, ठीक है, इसको भी 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान इसको ऐड किया गया था। पहले ये नहीं था, ओरिजिनल वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं था ये, लेकिन बाद में 1976 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, उसके बाद देखो रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग क्या है? इंडिया इज अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग ये है कि द हेड ऑफ द स्टेट, दैट मीन्स द प्रेसिडेंट, शैल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, रिपब्लिक का मीनिंग ही यही है, जो स्टेट दैट मीन्स कंट्री या फिर नेशन का जो हेड होगा वो कौन है? प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है हमारे इंडिया पे। ठीक है, ये लोकल लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते इसे। इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? जो भी जितना भी एमपीस है आपका, जितना भी एमएलएस है वो पार्टिसिपेट करेगा इस पे। ठीक है, आप नहीं कर सकते। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, द पोस्ट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी हेरेडिटरी नॉर ए पर्सन सिलेक्टेड बाय समवन। इंडिया का जो हेड है वो हेरिडिटरी नहीं हो सकता। हेरिडिटरी मतलब वो फैमिली से होता है, जैसे फादर था उसके बाद सन हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। या फिर कोई सिलेक्ट नहीं कर सकता इसे। इसका प्रॉपर इलेक्शन होगा और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका इलेक्शन का जो प्रक्रिया है वो भी दिया गया है। ठीक है, जैसे आप मान लो, आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे यूके में जो हेड है, इंग्लैंड में जो हेड है वो कौन है? वो होता है किंग या फिर क्वीन। और किंग क्वीन तो हेरिडिटरी होता है, आपको पता है, एक फैमिली से ही सब लोग आते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया पे ये सिस्टम नहीं है।
ठीक है, ये सिस्टम यूके में है, इसलिए यूके रिपब्लिक नहीं है, हमारे इंडिया रिपब्लिक है। ठीक है, उसके बाद इन एडिशन it has been mentioned in the preamble that the people of India shall establish justice, liberty, equality and fraternity in the country. इसके अलावा भी दो चार वर्ड है, जैसे जस्टिस, लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए हर एक सेक्शन में, सोशल भी जस्टिस मिलना चाहिए आपको, इकोनॉमिकली भी जस्टिस मिलना चाहिए, जस्टिस दैट मीन्स न्याय मिलना चाहिए आपको। अच्छा, सोशली जस्टिस कैसा होगा, जैसे जितने भी सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोशल जस्टिस। उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस भी एक है, इकोनॉमिक जस्टिस दैट मीन्स रिच पीपल एंड पुअर पीपल के बीच में गैप उतना होना नहीं चाहिए। उसके बाद एक आता है पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब हर एक लोग, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, सबको वोटिंग देने का पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, सब लोग वोट दे सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, उसके बाद लिबर्टी, लिबर्टी दैट मीन्स स्वाधीन होना चाहिए आपको, आप खुद का फैसला आप खुद ले सकते हो। ठीक है, इक्वालिटी, हर समाज में हर लोग इक्वल है। ठीक है, एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी दैट मीन्स द यूनिटी ऑफ पीपल, लोगों के बीच में यूनिटी होना चाहिए। ठीक है, ब्रदरहुड होना चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट पंडित नेहरू put forward a few objective resolutions of the constitution at the constituent assembly on 13 December 1946। जब ये 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मल मीटिंग चल रहा था, या फिर उसे सिटिंग्स भी बोलते हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा, वो चल रहा था, तो पंडित नेहरू जी ने कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस प्रस्तुत किए थे उस मीटिंग में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस का मतलब क्या है, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस दैट मीन्स, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मीन्स गाइडिंग प्रिंसिपल, ये कुछ प्रिंसिपल है, ठीक है, जो हमें गाइड कर सके, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फिलॉसफी है या फिर विजन है, उसके आधार पे चल सके। ठीक है, तो आप सिंपल भाषा में मान सकते हो, ये कुछ प्रिंसिपल्स नेहरू जी ने दिया था उस टाइम में कि हमारे सोसाइटी में ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस बने। ठीक है, वहां पे देखो, उसके बाद देखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्टेड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 22 जनवरी 1947। और नेहरू जी ने जो भी प्रिंसिपल्स दिए थे उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। द मेन पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पुट फॉरवर्ड बाय पंडित नेहरू आर एस फॉलोस। और कुछ यहाँ पे मेन पॉइंट है जो पंडित नेहरू जी ने दिया था, जो प्रिंसिपल्स भी है। ठीक है, वो डिस्कस करने वाले हैं। अब एक काम करना, ये आप याद रखना कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस किसने दिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित नेहरू जी ने दिया था। ठीक है, उसके बाद देखो, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज डिटरमाइंड टू डिक्लेयर इंडिया ए इंडिपेंडेंट, सोवेरेन एंड रिपब्लिक। ठीक है, इंडिया को कैसा होना चाहिए, सोवेरेन होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तीनों टर्म का मतलब आपको पता है। ठीक है, लेटर ऑन द वर्ड इंडिपेंडेंट वॉज रिमूव्ड, लेकिन बाद में इंडिपेंडेंट जो वर्ड है उसको रिमूव भी कर लिया गया था। तो इंडिया सोवेरेन भी होना चाहिए, रिपब्लिक भी होना चाहिए। ठीक है, ए यूनियन ऑफ स्टेट्स शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद द ब्रिटिश रूल्ड इंडियन टेरिटरी एंड ईस्टवाइल प्रिंसली किंगडम विलिंग टू ज्वाइन द इंडियन टेरिटरी। देखो, यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट। स्टेट का एक्चुअली दो मीनिंग होता है। ठीक है, एक तो मीनिंग हमने देखा कि नेशन, दैट मीन्स कंट्री, कंट्री को भी नेशन स्टेट बोलते हैं। और एक स्टेट होता है जो आपका, आप जानते हो जो स्टेट बोलते हैं, जैसे आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर। ठीक है, तो दो टाइप के स्टेट्स के मीनिंग है। तो यहां पे पंडित नेहरू जी ने बोला कि इंडिया में जो भी टेरिटरी है उसको कुछ स्टेट्स में डिवाइड किया जाएगा और स्टेट के यूनियन के टाइप पे डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, एंड जो भी प्रिंसली स्टेट है वो अगर चाहे तो इंडिया को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। देखो, ये मैंने पहले ही बोला था, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो। ठीक है, उन लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस दैट मीन्स जो रिच पीपल है और जो पुअर पीपल है उनके बीच में जो गैप है, वेल्थ का गैप है, वो कम होना चाहिए। एंड पॉलिटिकल जस्टिस, पीपल चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, सबको वोट करने का समान अधिकार है, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का समान अधिकार है। ठीक है, उसके बाद आता है इक्वालिटी।
हर लोग इक्वल है। रिलीजियस लिबर्टी, रिलीजियस लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्रीडम टू इंडिविजुअल टू फॉलो एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ हिज चॉइस। मतलब आप अगर चाहो तो कोई भी रिलीजन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके जो विश है, आपके जो चॉइस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। आपको ये रिलीजन अच्छा लगता है, आप ये रिलीजन फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट एंड ओपिनियन, आपका जो खुद का थॉट है, आपका जो खुद का ओपिनियन है कोई भी इशू के ऊपर, वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसी के भी सामने। विल बी ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड, तो ये जो चीजें हैं वो आप ओपनली कर सकते हो, एक्सप्रेस भी कर सकते हो, ठीक है। देयर शैल बी मेजर्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लास एंड द माइनॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया। सेफगार्ड, सेफगार्ड का मीनिंग क्या है? सेफगार्ड का मीनिंग है कि आप प्रोटेक्ट करना है आपको, आप उनको लोगों के लिए प्रोविजन बनाना है आपको, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेजर्स होना चाहिए जो कि ये शेड्यूल कास्ट लोग जो है, शेड्यूल ट्राइब लोग जो है, बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटी जो पीपल है उनको प्रोटेक्ट करे और उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए कुछ स्कीम्स लाए, प्रोविजंस लाए, ठीक है। उसके बाद देखो, इंपॉर्टेंस शैल बी गिवन टू सेफगार्ड द फ्रीडम, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है। इंडिया का जो फ्रीडम है, इंडिया का जो सोवरेन पावर है, इंडिया का जो इंटीग्रिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड लाना पड़ेगा, हमारे सोसाइटी में भी सेफगार्ड लाना पड़ेगा, ताकि ये जो पावर है इंडिया का वो बरकरार रहे, ठीक है। उसके बाद इंडिया शैल एक्सटेंड फुल कोऑपरेशन फॉर द सेक ऑफ कोर्डियल इंटरनेशनल रिलेशन, वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन दैट मीन्स जो बाहर के कंट्री है, फॉरेन कंट्री, उनके साथ हमारा जो रिलेशन है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो इंडिया फुल कोऑपरेट करेगा इंटरनेशनल रिलेशन को हेल्दी बनाने के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए। वर्ल्ड में अगर वॉर चल रहा हो तो वर्ल्ड पीस को एश्योर करने के लिए इंडिया फुल कोऑपरेट करेगा, एंड पीपल का जो वेलफेयर है वो करने के लिए भी इंडिया फुल कोऑपरेट करेगा, ठीक है। उसके बाद The people of India shall be the source of all power. The government of the sovereign state and its constituent part shall obtain their power from the people. ठीक है। डेमोक्रेटिक स्टेट में, रिपब्लिक स्टेट या फिर सोवरेन स्टेट जो भी हो, इंडिया पे जो पीपल है, लोग है, वो ही पावर का मेन सोर्स है। इंडिया में जितने भी पावर है, प्रेसिडेंट का पावर, प्राइम मिनिस्टर का पावर, लेजिस्लेचर का पावर, जुडिशरी का पावर, उसका जो मेन सोर्स है वो कौन है? पीपल है, ठीक है। और जितने भी पार्ट है, सब पार्ट अपना अपना जो पावर है वो डिराइव करता है पीपल से। तो इन इंडिया पीपल आर द ओनली सोर्स ऑफ पावर, ठीक है। उसके बाद द इंडिजिनस प्रिंसली स्टेट डिजायरिंग टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन शैल एंजॉय द स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोविंस थ्रू द सेल्फ गवर्नेंस विद द रेसिड्यूरी पावर। देखो, आपको पता है जब इंडिया ब्रिटिश के अंडर था तो उसमें कुछ प्रोविंसेस थे और कुछ प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है। तो ये जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो जो प्रोविंसेस थे वो इंडिया में ऐड हो गया, लेकिन ये प्रिंसली स्टेट को उनको जो ऑप्शन दिया गया कि आप इंडिया पे ज्वाइन कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। अगर आपने इंडिया के साथ ज्वाइन किया तो आपको स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोविंस का दर्जा मिलेगा। दैट मीन्स आपको स्टेट या फिर ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप अपना खुद का गवर्नेंस सेल्फ कर सकते हो। दैट मीन्स आज जो आप देखते हो स्टेट में भी एक लेजिस्लेचर है, स्टेट में भी एक चीफ मिनिस्टर है, तो उनका जो खुद का स्टेट को चलाने के लिए कुछ पावर्स उनको दिया जाएगा, एंड विद द रेसिड्यूरी पावर, ठीक है। वही बोला कि कुछ पावर ऐसा है जो रेसिड्यूरी है, हालांकि ये जो रेसिड्यूरी पावर है ये थोड़ा क्रिटिकल है, ठीक है, क्योंकि रेसिड्यूरी पावर यूनियन के पास होता है, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम में पंडित नेहरू जी ने जो रेजोल्यूशन लाया था वो बोला था कि अगर आप इंडिया पे ज्वाइन किए तो आपको स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा और आप खुद का गवर्नेंस खुद कर सकते हो और आपको कुछ रेसिड्यूरी पावर भी दिया जाएगा, ठीक है। रेसिड्यूरी पावर आप मान सकते हो जैसा इकोनॉमी पावर हो गया, आपका खुद का इकोनॉमी खुद देख सकते हो, आप टैक्स लगा सकते हो खुद के स्टेट में, तो ऐसा कुछ पावर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये पार्ट 2 खत्म हो गया आपका, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ट्राई करूंगा कि क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल है, इस जो टर्म्स है उस टर्म को समझना थोड़ा क्रिटिकल है, ठीक है। और इसका फाइनल पार्ट भी जल्दी आएगा एंड पार्ट 3 विल बी द लास्ट पार्ट। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।